आने वाले फैसले की, कृषि कानून पर जारी विरोध की। जानेंगे कि कब होंगे 12 राज्यों में उपचुनाव, क्या कह रहा है बिहार में महागठबंधन का गणित, और बात जेडीयू में एलजेपी की नाराजगी की। साथ ही बात करेंगे शिवराज सरकार की असफलता के कबूलनामे की, और बुलेटिन के आखिर में बात राफेल पर कैग के खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आरबीआई ने दी कर्ज धारकों को राहत, कर्ज जमा करने के लिए दी 4 महीने की छूट। नकदी की कमी और आर्थिक हालात को देखते हुए लिया फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नवरात्रि की गाइडलाइंस। इस बार नवरात्रि में नहीं खेला जाएगा डांडिया और गरबा। 4 फीट से ऊपर होगी पंडाल की मूर्ति। आईपीएल में कल खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला। दुबई इंटरनेशनल मैदान में होगा मैच। जीत की लय बनाए रखना चाहेगा राजस्थान। और मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 38,000 के नीचे पहुंचा सेंसेक्स। 0.5% गिरावट के साथ 11,222 के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास में दर्ज है। इस दिन अयोध्या में जो हुआ उसे लेकर सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाने वाली है। 27 साल से ज्यादा लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब फैसले की घड़ी आ गई है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। 28 साल बाद अब फैसले की घड़ी आ गई है। सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद 2 सितंबर से अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया। मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बीजेपी, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं। इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व राज्यपाल और यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह, बीजेपी नेता विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती भी आरोपी हैं। सीबीआई ने इस मामले में 49 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें से 17 लोग केस की सुनवाई के दौरान चल बसे। अब कल यानी फैसले के दिन अदालत ने सभी मुलजिमों को कोर्ट में पेश रहने का आदेश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले को 31 अगस्त तक खत्म करने का हुक्म दिया था, लेकिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सितंबर तक मामले का निपटारा कर पाई। इस मामले में 351 गवाह और लगभग 600 दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी की बनी बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया था, जिसे लेकर सांप्रदायिक माहौल पैदा हो गया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। अब अदालत का क्या फैसला होगा, ये सोचकर हर किसी की धड़कनें तेज हो गई हैं। शायद यही कारण है कि मामले में आरोपी बीजेपी नेता उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है और पूछा है कि जो भी फैसला हो बेल नहीं लूंगी, तो क्या ऐसी स्थिति में टीम में रखेंगे। तो जाहिर है कि फैसले की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, धड़कनें तो सबकी तेज हो रही हैं। अब देखना कल होगा कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। राजीव जी, कल कोर्ट फैसला सुनाने वाला है अयोध्या जमीन विवाद पर। फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट पिछले साल दे चुका है, लेकिन अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना को आपराधिक माना था, और कल इसी पर सीबीआई की विशेष अदालत फैसला देगी। ऐसे में कल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का कितना असर होगा और फैसले में कितनी देरी क्या सवाल खड़े नहीं करती। देखिए सृष्टि, एक पुरानी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी अन्याय है। इस नजरिए से अगर बाबरी केस पर आने वाले फैसले को देखें तो 28 साल यानी लगभग 3 दशकों का वक्त एक लंबा समय होता है, लेकिन इस वक्त ये लंबा समय ही कुछ लोगों के लिए काफी सुविधाजनक साबित हुआ, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई। वैसे सीबीआई की अदालत को पहले 31 अगस्त को फैसला सुनाना था, जो 1 माह बाद 30 सितंबर को सुनाया जा रहा है। लेकिन 28 सालों के आगे 1 माह का विलंब क्या मायने रखता है सृष्टि? जो बात मायने रखती है वो तो ये है कि कल फैसला क्या आता है। ये तो देश ने देखा ही है कि जिस जगह को बार बार विवादित ढांचा बोलकर विवाद का सबब बनाया गया, वहां एक 500 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी जिसका महत्व धर्म से परे भी था, लेकिन उसे केवल राजनीति का विषय बनाकर ढहा दिया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना कानूनन गलत था, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि गलत काम करने वालों को सजा मिले बिना ही उस जगह पर भव्य राम मंदिर बनाने की शुरुआत हो चुकी है। 28 सालों के लंबे अंतराल में जो आरोपी हैं, उनमें से कई उम्र दराज हैं और स्वास्थ्य दिक्कतों से जूझ रहे हैं, और कई इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो अगर आरोपियों को दोषी मानकर सजा होती भी है तो वो किस तरह की होती है, ये देखना है।
वैसे अब ये सुनवाई और सजा कानून के पालन के लिहाज से तो ठीक है सृष्टि, देश का जो नुकसान इस घटना के कारण हुआ है उसकी भरपाई जो तो शायद ही कभी हो पाएगी और ये कभी नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है, साफ दिख रहा है। लेकिन इस मामले में देश को मिलने वाले इंसाफ में तो देरी बहुत हो चुकी है। राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि बिल को लेकर संसद और सड़क पर विरोध तो जारी था, लेकिन अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। अभी तक तो सरकार पर विपक्ष ही हावी था, लेकिन अब सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। अब पीएम मोदी ने राहुल गांधी के वार पर पलटवार किया है। कृषि बिल पर अब कानून बन चुका है, लेकिन विरोध अब भी जारी है। किसान अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। इस मामले में सबसे मुखर होकर बोल रही है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस। जब से ये बिल सदन में पेश हुआ है तभी से कांग्रेस इस बिल को लेकर हमलावर रही है। कांग्रेस ने किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, वहीं राहुल गांधी ने इस विधेयक के खिलाफ स्पीक ऑफ फॉर फार्मर्स मुहिम छेड़ दी है। राहुल गांधी कभी वीडियो तो कभी ट्वीट के जरिए सरकार को घेरते रहेंगे। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि कृषि कानून, नोटबंदी और जीएसटी में कोई फर्क नहीं है। सरकार ने पहले पैर में कुल्हाड़ी मारी और अब दिल में चोट की, लेकिन मोदी सरकार को ये बात समझ नहीं आएगी। ये लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग पर ट्रैक्टर जलाकर प्रदर्शन किया, जिस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं के इस्तेमाल करने वाले उपकरणों को जलाना अन्नदाताओं का अपमान है। विपक्ष के विरोध को अप्रासंगिक बताते हुए कहा कि ये लोग किसानों, नौजवानों और वीर जवानों के साथ नहीं है, बल्कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार के इस पलटवार का विपक्ष क्या जवाब देता है। कृषि कानून के विरोध में घिरी मोदी सरकार ने अब बचाव की तैयारी कर ली है। वैसे तैयारी तो चुनाव आयोग ने भी कर ली है 12 राज्यों की 57 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की, और इसी को लेकर आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। तो इस रिपोर्ट में देखिए कि किस राज्य में कब मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की आज घोषणा कर दी। हालांकि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की स्वार सीट पर भी उपचुनाव को लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई। मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर समेत कई प्रदेशों की 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को गिनती की जाएगी। जिन सीटों पर चुनाव नहीं होंगे उनमें असम की रंगपारा शिवसागर सीट, केरल की कुटनाद और चवारा सीट, तमिलनाडु की तिरुवोट्यूर, गुड़ियापट्टम एससी और फलकट एससी सीटें हैं। सबसे ज्यादा 28 सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा की हैं, जहां उपचुनाव होंगे। गुजरात की जिन 8 सीटों पर मतदान होगा उनमें बोटाद, गढ़डा, कपराडा, करजन, डांग, अबडासा, लिमडी और मोरबी शामिल हैं। यूपी में भी 3 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। बिहार से लोकसभा की 1 सीट वाल्मीकि नगर पर भी उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को ही होगा। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होना है और ये देखते हुए चुनाव आयोग ने इन राज्यों में फिलहाल विधानसभा उपचुनाव न कराने का फैसला किया है। उपचुनावों में लोगों की निगाहें मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों के नतीजे यहां की सरकार का भविष्य भी तय करेंगे। बिहार में आज लोकसभा की 1 सीट के उपचुनाव का ऐलान भी हो गया। विधानसभा चुनाव का ऐलान तो पहले ही हो चुका था। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर सहमति का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, जिससे महागठबंधन का गणित बिगड़ने लगा है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में दोनों गठबंधनों के पास चुनौती है सीट बंटवारे को लेकर आ रही मुश्किलों से निपटने की, क्योंकि कई बार इस चुनाव से पहले होने वाला छोटा चुनाव यानी सीट शेयरिंग में गड़बड़ होने से नतीजों पर भी प्रभाव पड़ता है। बिहार में आजकल छोटे चुनाव को लेकर ही ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। जी हाँ, महागठबंधन के 2 प्रमुख दलों आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से सभी 243 सीटों पर चुनावी तैयारी संबंधी बयान आने के बाद आरजेडी ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। आरजेडी की तरफ से सोमवार को कांग्रेस को 2 टूक जवाब दिया गया है कि उसे सिर्फ 58 विधानसभा सीटें और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की लड़ने को दी जा सकती है। इससे पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को 70 सीटें तो मिल ही सकती हैं, लेकिन महागठबंधन में दोनों प्रमुख दलों के बीच पैदा हुए इस ताजा विवाद के बाद सीट
सीट बंटवारे की घोषणा फिलहाल टाल दी गई है। फिलहाल आरजेडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कांग्रेस के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है, लेकिन दोनों दलों के ऐसे दावे से तो ये साफ हो रहा है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर अंतिम तालमेल नहीं बन पा रहा है। सीटों के बिगड़े समीकरण की वजह से ही जीतन राम मांझी ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए से हाथ मिला लिया है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली रालोसपा की विदाई भी लगभग तय मानी जा रही है। महागठबंधन में शामिल वाम दलों की तरफ से भी सीटें बढ़ाने को लगातार दबाव बनाया जा रहा है। भाकपा माले भी सीटों में बदलाव की मांग कर रही है। मुकेश सहनी की वीआईपी की ओर से भी सीटों की मारामारी तेज कर दी गई है। अब सीटों का बंटवारा ही महागठबंधन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस पे भी अभी सस्पेंस बरकरार है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो एनडीए में भी सियासी घमासान जारी है। सत्ताधारी एनडीए में एलजेपी नाराज चल रही है, तो ऐसे में देखना होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का आगामी चुनाव में क्या रुख रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ओर सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हैं। अब पहले चरण का नामांकन 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि एनडीए इसके पहले सीटों के बंटवारे का ऐलान 30 सितंबर तक कर देगा। एनडीए में 2 बड़े घटक दल जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों पर अंतिम सहमति बन चुकी है। एनडीए के तीसरे घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी को मनाने की कोशिशें जारी है। सूत्र बताते हैं कि एनडीए में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान को फैसला लेने के लिए आज तक का वक्त मिल गया है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर फैसला होने के बाद भी अभी एलजेपी का पेंच फंसा हुआ है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। वो बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली 42 सीटों से कम पर राजी नहीं है। उन्होंने घोषणा कर रखी है कि अगर बात नहीं बनी तो वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे। इसी बात को लेकर कल चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव में एलजेपी 42 सीटों पर उतरी थी। पार्टी की कोशिश है कि इस बार भी 30 से ज्यादा सीटें उसे मिलनी चाहिए। आपको बता दें, जेडीयू 103 और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। जेडीयू ने ज्यादा सीटों की मांग जरूर की है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2010 की तरह करने की बात भी कही गई है। दरअसल 2010 में जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जेडीयू ने 115 तो बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल कर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 22 सीट पर ही समेट दिया था। अब देखना होगा कि